सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की मौत के बाद कर्फ्यू। कांग्रेस का आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देगी शिवराज सरकार। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हर मोर्चे पर नाकाम सरकार, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का आरोप। देश के हर हिस्से में होगी अच्छी बारिश। मौसम विभाग ने 96 से बढ़ाकर 98% किया मानसून का अनुमान। असम में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग बेहाल। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री। 338 सांसदों का मिला समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड को 87 रन से दी मात। आज पाकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। मध्य प्रदेश में आंदोलन के दौरान मंदसौर में गोली लगने से हुई किसानों की मौत के चलते आज प्रदेश कांग्रेस ने बंद बुलाया है। कांग्रेस ने लोगों से किसानों का समर्थन करने के लिए भी कहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन को लेकर तनाव बना हुआ है। कई थाना क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। साथ ही मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया। राज्य सरकार घायलों को भी 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी और इनका इलाज कराएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मैं प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से फिर ये अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें। सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रदेश की शांति के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उससे बचें। दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दलों समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों की मौत पर सवाल उठाया है। मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने मौजूदा माहौल को बीजेपी का नया भारत बताते हुए लिखा कि यहां अन्नदाताओं को हक मांगने पर गोली मिलती है। राहुल गांधी पीड़ितों के परिवार से मिलने मंदसौर जाएंगे। इस दौरान वे प्रदर्शन कर रहे किसानों से भी मिले। घटना के विरोध में कांग्रेस ने आज राज्यव्यापी बंद भी बुलाया है। निंदनीय है और ये एक इतना गंभीर प्रकरण होने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार और गृह मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। तो गोली किसकी लगी? 3 लोग, 4 लोग, 6 लोग जो मरे हैं, इनके पास तो हथियार थे नहीं। तो आखिर किसने गोली चलाई? जेडीयू नेता शरद यादव ने केंद्र सरकार कामकाज में बदलाव लाने और किसानों को उचित मूल्य देने की मांग की है। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने कहा है कि मामले में प्रधानमंत्री को सामने आकर बयान देना चाहिए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी मारे गए किसानों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा की है। मंदसौर में मंगलवार को किसानों का आंदोलन उग्र होने के बाद फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई और कई किसान घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन जारी है। नासिक और अहमदनगर समेत कई जिलों में मंडियों में कामकाज बंद रहा। किसानों ने कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया। किसान आंदोलन के चलते मुंबई समेत कई शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मुंबई में पहले की तुलना में कम सब्जियां पहुंच रही हैं। सब्जियों की बिक्री भी घटी है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर राजनीति का आरोप लगाया है। अभी कुछ लोग इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हमने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। ऋण माफी कैसी हो, किसके लिए हो, इसके बारे में कोई अगर सुझाव देना चाहता है तो महाराष्ट्र की सरकार उन सुझावों का स्वागत करेगी, उन पर विचार करेगी। डॉक्टरों के साथ हिंसा और दूसरी मांगों को लेकर कल देश भर में डॉक्टरों ने कलमबंद हड़ताल की। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में काम ठप रहा।
इसके चलते मरीज इलाज के लिए परेशान रहे। इधर दिल्ली में देश भर से आए डॉक्टरों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राजघाट से मार्च निकाला। अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ये हैं देश भर से आए पेशेवर डॉक्टर। इन्होंने राजघाट से लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम तक मार्च निकाला। ये लोग डॉक्टरों के साथ हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। मेडिकल के अंदर में जो वायलेंस हो रहा है, जो डर बैठा हुआ है, जो फ्री माइंड नहीं है, हमारे सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिंगल विंडो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी नहीं है, हमें काम करने दो फ्री माइंड से, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। इसके लिए हमसे बैठे और बातचीत करें। डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि क्रिमिनल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की खामियां दूर की जाएं और उन्हें ब्रांडेड या जेनेरिक दवा लिखने की आजादी मिले। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसे सत्याग्रह आंदोलन बताया है। हमारी डिमांड है कि ये स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का शोषण नहीं होना चाहिए। ये जो शोषण हो रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एंटी पब्लिक, एंटी पेशेंट्स है, एंटी डॉक्टर्स है। ये डॉक्टर्स पेशेंट्स का रिलेशनशिप खराब कर रहा है। संगठित हैं आज हम और हैं हमारे हौसले बुलंद। अब नहीं है हम डॉक्टरों में कोई भी अंतर्द्वंद। हर सदस्य की मांगों का अपने मेमोरेंडम में करके समावेश, अपने अधिकारों की रक्षा ही है अब हमारा उद्देश्य। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल का असर ज्यादातर राज्यों में दिखाई दिया। सरकारी डॉक्टरों ने काम नहीं किया, वहीं निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में डॉक्टरों पर हमले और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल हुई बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर में तनाव सरकार की घोर नाकामी को दिखाता है। बैठक में सरकार की आर्थिक नीतियों, किसानों की स्थिति पर चिंता जताई गई। कांग्रेस ने एनडीए सरकार को सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार बताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आपसी भाईचारा बनाए रखने में नाकाम रही है। हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार की अर्थव्यवस्था की नीतियों की आलोचना की। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट किया इन्होंने। ये सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार है। जो टेलीविजन में तो हीरो दिखती है, लेकिन जमीन पे जमीनी कामों में जीरो है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के 3 साल को निराशाजनक करार दिया। पार्टी का आरोप है कि देश में किसान बेहाल और युवा बेरोजगार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की जम्मू कश्मीर नीति की आलोचना की। हमारे जवान रोज मारे जाते हैं, सिविलियन मारे जाते हैं, चाहे उसमें बच्चे हो, नौजवान हो। ये जो एलिनेशन की पॉलिसी है ये सरकार की, ये गलत पॉलिसी है। बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मसले पर भी चर्चा हुई और इस मुद्दे पर विपक्ष की एकता बनाने की कोशिश पर बातचीत हुई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि एनडीए सरकार के 3 साल के कार्यकाल में वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की है। जो बेईमान है, जिन्होंने गरीब, दलित, शोषित, वंचित के पैसे को मारने की हिम्मत की है, उनके पैसे पर करप्शन और भ्रष्टाचार किया है, वो डरें। मगर जो ईमानदार है, जो देश के लिए काम कर रहा है और सच्चाई के साथ काम कर रहा है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में हिंदुस्तान ने ये फलसफा देखा है। उत्तर प्रदेश में अब गोवध और दुधारू पशुओं की तस्करी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश भेजा है। राज्य में अखिलेश सरकार के दौरान ही गौवंश हत्या और दुधारू जानवरों के अवैध परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस अभियुक्त को 60 दिनों तक रिमांड पे रख सकती है। आमतौर पर यह अवधि 14 दिन होती है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को कथित गौरक्षकों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं।
राज्यसभा सांसद मीसा भारती को आयकर विभाग ने नया समन जारी किया है। उन्हें अब 12 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। पेश नहीं होने के लिए उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें कल बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तता की बात कहकर वो पेश नहीं हुई। आयकर विभाग उनसे बेनामी भूमि सौदे के बारे में पूछताछ करना चाहता है। मीसा के पति शैलेश को आज पेश होना है। बात मौसम की कर रहे हैं। भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है और जहां मौसम की बात हो रही है वहां बिजली की किल्लत हो तो शिकायतें भी मिलती हैं और शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि बिजली कटौती की बिजली कंपनियां पहले से अब उन्हें जानकारी देनी होगी। साथ ही कॉल सेंटर के नंबर जारी करने और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली कटने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना दिलाने के सिलसिले में वो आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अगर 2 घंटे से ज्यादा कहीं अनशेड्यूल्ड पावर कट होता है किसी इलाके में, तो उस इलाके के कंज्यूमर्स को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसका प्लान पिछले साल बनाया था, वो हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। मौसम विभाग ने मॉनसून के तय अनुमान से बेहतर होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के महानिदेशक के.जी. रमेश का कहना है कि एल नीनो के कमजोर होने के चलते मॉनसून के 98% तक होने का अनुमान है। इसमें जुलाई में 96% और अगस्त में 99% बारिश का अनुमान है। इलाके के हिसाब से मध्य भारत में 100%, दक्षिणी प्रायद्वीप में 99% बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 2 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। In view of the positive scenario for monsoon, we have upgraded all India figure from 96% to 98% of the long-term average for the 4 months of June, July, August, September of 2017. असम में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। राज्य के लखीमपुर और करीमगंज जिलों में बाढ़ का खासा असर देखा जा रहा है। यहाँ 140 गांव पानी में डूबे हैं। असम की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं झारखंड के गिरिडीह जिले में बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और इससे तापमान में गिरावट आ गई है। दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने से राजस्थान में भी पारा लुढ़का है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। बिहार में भी कल बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत में 2 दिन में तापमान गिरेगा। शिमला और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान की खबर है। उड़ीसा में भी बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के बेहतर होने की संभावना जताई है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कल कहा
कि दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में इसी सत्र से बढ़े हुए आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नियम हफ्ते भर के भीतर लागू हो जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगों को सिर्फ उनके अधिकार ही नहीं बल्कि समाज में बराबरी का हक दिलाने की जरूरत है। इंक्लूसिव इंडिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन अधिकार नियम को इसी हफ्ते अधिसूचित कर दिया जाएगा। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उच्च डिग्री की पढ़ाई करने की जहां व्यवस्था है, उसमें 5% आरक्षण की व्यवस्था दी है। और ये जब 5% आरक्षण मिलेगा तो उच्चस्थ पढ़ाई जो करते हैं उसमें इनको आरक्षण सुविधा मिलने के कारण आसानी से प्रवेश मिलेगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पिछले साल पारित हुआ था, जिसने 1995 के कानून की जगह ली है। इसमें विकलांगता की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 मानी गई है। साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा में 3 से बढ़ाकर 5% किया गया है। इसमें 6 से 18 साल के बीच दिव्यांग छात्रों को मुक्त शिक्षा का प्रावधान भी है। कानून का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनएसजी में भारत की दावेदारी को लेकर चीन रूस के संपर्क में है। हालांकि चीन ने यह भी साफ किया है कि इस मामले में उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग का बयान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत मॉस्को के साथ बातचीत कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग को राजी करने की कोशिश की जा रही है। हुआ ने कहा कि गैर एनपीटी देशों का परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए आवेदन एक बहुस्तरीय सवाल है और इसे एनएसजी के सदस्यों के बीच आम सहमति के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महीने बर्न में होने वाले एनएसजी के पूर्ण सम्मेलन में चीन सकारात्मक चर्चा का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा था कि भारत हमेशा से चीन के साथ बातचीत करता है और हम एनएसजी के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन दोनों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखने वाले देश भी महसूस करते हैं कि भारत को एनएसजी सदस्यता मिलनी चाहिए। शेर बहादुर देवबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए मंगलवार को नेपाली संसद की बैठक हुई। मुख्य विपक्षी सीपीएन यूएमएल समेत किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके बाद देवबा के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके देवबा को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में नेपाल आगे बढ़ेगा। देवबा नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर गठबंधन के नेता शेर बहादुर देवबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें नेपाली संसद के 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल है। 593 सदस्यीय नेपाली संसद में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए 297 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नेपाल कांग्रेस और माओवादी सेंटर गठबंधन के कुल 287 सदस्य हैं। इसके अलावा 21 सीटों वाली 4 दूसरी पार्टियां भी देवबा के समर्थन में हैं। इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 24 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। समझौते के मुताबिक 2018 में संसद के चुनाव होने तक नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर बारी बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कतर की अरब देशों के साथ तकरार थमती नजर नहीं आ रही है। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा लीबिया, यमन और मालदीव की अंतरिम सरकारों ने कतर से दूरी बना ली है। हालांकि कुवैत ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन सऊदी अरब अपने रुख में नरमी लाता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच भारत ने कहा है कि संकट से अरब देशों के साथ रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामी समूहों के समर्थन और ईरान के साथ रिश्तों को लेकर कतर की अरब देशों के साथ हुई तकरार अब सिर्फ राजनयिक रिश्ते खत्म करने तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब ने कतर को यमन के सैन्य अभियान के बाहर कर दिया है और साथ ही कतर से लगी अपनी सीमा बंद कर दी है। इसके बाद कतर को जरूरी चीजों की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है और पीने के सामान की किल्लत हो गई है। इस बीच भारत ने कहा है कि यह जीसीसी का अंदरूनी मामला है और इसका भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए इस स्थिति से कोई चैलेंज उभर कर नहीं आया। ये जीसीसीआई का आंतरिक मामला है, पहले भी कई बार हो चुका है। जहां तक हमारा सवाल है, इसमें केवल
हमें चिंता है तो इतनी है कि हमारा कोई भारतीय तो इसमें नहीं फंसा हुआ, क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी है जाने पे। अगर कोई भी भारतीय रुका हुआ है तो हम उसको यहाँ ले आएंगे। कतर ने कहा कि अरब देशों की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और इसका उद्देश्य दोहा को राजनीतिक दबाव में लाना है, जबकि अमेरिका ने दोहराया है कि वो इस मामले में बातचीत से हल्के पक्ष में है। Look, the president's committed to continuing to have conversations with all of the people involved in that process, with all of those countries. We want to continue to de-escalate that, and at this point we're continuing to work with each of those partners. इधर ईरान ने कतर को खाने पीने का सामान भेजने की पेशकश की है। तुर्की ने कहा है कि ये विवाद क्षेत्र के हित में नहीं है और सभी पक्ष बातचीत से इसका हल निकालें। Ve bu durumun normalleşmesi için elbette elimizden gelen her türlü desteği veririz. कतर में अमेरिका का सैन्य अड्डा है, जबकि 2022 का फुटबॉल विश्व कप भी कतर में होना है। ऐसे में मौजूदा संकट के दीर्घकालिक असर हो सकते हैं। हालांकि इराक, कुवैत, मोरक्को और ओमान समेत कई देश अभी इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन मध्य पूर्व के देशों का इस विवाद से दूर रहना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 87 रन से हराया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 311 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके सामने न्यूजीलैंड की टीम 223 रन पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। अब बात खास शख्सियत की। पूर्व उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती की आज पुण्यतिथि है। उनका पूरा नाम बसप्पा दानप्पा जत्ती था और वो भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने प्रजा परिषद पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। 1958 से 1962 तक मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे बसप्पा पुडुचेरी के उपराज्यपाल और ओडिशा के राज्यपाल भी बने। 31 अगस्त 1974 को बीडी जत्ती ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाने पर बीडी जत्ती को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना दायित्व निभाया। 1979 में उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और बेंगलुरु लौट गए। तमाम आयामों के धनी मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और उपन्यासकार ख्वाजा अहमद अब्बास की आज जयंती है। उन्हें देश के बड़े लेखकों में शुमार किया जाता है। अब्बास साहब ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। आइए याद करते हैं अब्बास साहब। रात बदलते हैं, हालात बदल। सिनेमा की ताकत का एहसास कराने की क्षमता, गजब की रचनात्मकता और मजबूत इरादों वाली शख्सियत का नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। अब्बास साहब ने गुलामी के दौर में हिंदी सिनेमा को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के प्रचारक के तौर पर फिल्म जगत में कदम रखा और 1941 में पहली फिल्म नया संसार की कहानी लिखी। 1963 में आई फिल्म शहर और सपना, जिसके जरिए अब्बास साहब ने फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले लोगों की समस्याओं को पर्दे पर उतारा, तो 2 बूंद पानी में राजस्थान के मरुस्थल में पानी की विकराल समस्या को उजागर किया। बूंद पानी नहीं अपने वतन। इस फिल्म ने नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं। इसके अलावा उन्होंने जागते रहो, धरती के लाल और 7 हिंदुस्तानी समेत कई फिल्मों की कहानी भी लिखी। ख्वाजा साहब और राज कपूर का साथ लंबा चला और दोनों ने आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी कई सफल फिल्में बनाई। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया। आर के बैनर की 1991 में आई फिल्म हिना भी अब्बास साहब की कहानी पर आधारित थी। खुश रंग हीरा, प्यारी खुश रंग हीरा।
अब्बास साहब ने 5 दशकों के सफर में 70 से ज्यादा किताबें लिखी, जो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखी गई। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई और पुरस्कारों से नवाजा गया। ख्वाजा अहमद अब्बास को 1969 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की मौत के बाद कर्फ्यू, कांग्रेस का आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और नौकरी देगी शिवराज सरकार। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हर मोर्चे पर नाकाम सरकार, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का आरोप। देश के हर हिस्से में होगी अच्छी बारिश, मौसम विभाग ने 96 से बढ़ाकर 98% किया मानसून का अनुमान। असम में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग बेहाल। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री, 338 सांसदों का मिला समर्थन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को 87 रन से दी मात। आज पाकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।